नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे वीडियो में हम जिस कंपनी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है रिलैक्सो फुटवियर। रिलैक्सो फुटवियर करीब 48 साल पुरानी कंपनी है। 1976 में रिलैक्सो ब्रांड की स्थापना हुई थी। इस वीडियो की फरमाइश हमारे एक श्रोता या कहें दर्शक श्री जय मिश्रा 1781 ने की है। तो जय मिश्रा जी, आपके लिए प्रस्तुत है रिलैक्सो फुटवियर का बिजनेस एनालिसिस। देखिए, इस कंपनी का बिजनेस एनालिसिस करें और बातों को समझें उससे पहले हमेशा की तरह मैं एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी सुन के आपको बिजनेस के बारे में या इस कंपनी के बारे में अंदाज़ा लगाना आसान हो जाएगा। क्या है कि एक सेठ जी थे, उनकी बड़ी पुरानी दुकान थी और मक्खन बड़े बनाते थे वो, देसी घी में बढ़िया वाले। तो मक्खन बड़े, बालूशाही को मक्खन बड़े बोलते हैं। तो वो क्या है कि बड़े सस्ते में बेचा करते थे और उनके आसपास एक यूनिवर्सिटी थी, 50 साल पुरानी यूनिवर्सिटी थी और वो दुकान भी 50 साल पुरानी थी। तो मक्खन बड़े बेचा करते थे और वो स्टूडेंट्स उसको बड़ा पसंद करते थे। धीरे धीरे उनका एक ब्रांड हो गया, बढ़िया उनकी दुकान हो गई। फिर उन्होंने क्या कहा कि, लेकिन रेट उन्होंने वही रखा। मतलब उन्होंने ये कहा कि भाई मैं वैल्यू फॉर मनी दूंगा, कि ऐसी चीज़ दूंगा कि खाने में भी मज़ा आए और गरीब तबका जो है ना, जो है वो आराम से उसको खा सके। स्टूडेंट्स तो बेचारे उतना इनकम तो होती नहीं है, तो आराम से वो खा सके। तो खैर उन्होंने ये धंधा शुरू किया। तो वो जो स्टूडेंट्स हैं वो आते थे, खाते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे नई जनरेशन में तरक्की हुई तो लोगों के टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज होने लग गए। अब लोग क्या है कि मक्खन बड़ा पसंद नहीं करते थे। उन्होंने कोई कचौरी समोसे निकाले तो वो ट्रेडिशनल टाइप की चीज़ें निकाली कि यार मैं तो जो निचला तबका है ना उसको सामान बेचूंगा ताकि उसका सस्ते में पेट भर जाए। तो उधर क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी में अब जो नए नए लड़के आए वो तो स्मार्ट और बहुत, उनको तो कचौरी समोसे और मक्खन बड़े के नाम से ही एलर्जी है। तो वो क्या है कि उनका जो प्रेफरेंस है वो होने लग गया पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन और इसी तरह की बेकरी आइटम पर। खैर, लेकिन सेठ जी ने कहा देखो मैं तो मेरा जो माल है ना वो माल क्वालिटी का बनाऊंगा और मैं तो यही माल बनाऊंगा, मैं इधर उधर कोई काम नहीं करूंगा। फिर क्या हुआ कि जब सेठ जी की दुकान थी तो उसके आस और यूनिवर्सिटी थी, तो सेठ जी की दुकान के आसपास बहुत सारे खोमचे वाले भी लगाने लग गए। तो सेठ जी ने क्या किया कि किसी ने कहा कि सेठ जी ये सस्ते में माल बेच रहे हैं और आप जो है ना आपकी रेट थोड़ी सी महंगी है। तो वो बोलते हैं कि मेरा ब्रांड भी तो है और देखो मैं क्वालिटी की चीज़ बनाता हूँ, बच्चों के स्वास्थ्य से मैं खिलवाड़ नहीं कर सकता, तो माल मैं बढ़िया बनाऊँगा, रेट कम नहीं करूँगा। अब वो क्या हुआ कि वहाँ पहले एक खोमचे वाला आया, फिर दूसरे खोमचे वाला आया, फिर तीसरे खोमचे वाला आया। अब उधर क्या है, स्टूडेंट्स को तो खर्चे के पैसे जितने मिलते हैं घर से उतने ही मिलते हैं, तो वो तो जाके खोमचे पे खाने लग गए। कुछ जो थे वो तो पिज़्ज़ा बर्गर खाते थे, वो तो कैटेगरी अलग हो गई, और जो दूसरे जो साधारण स्टूडेंट्स थे ना वो तो अपने खोमचे पे खाने लग गए। अब सेठ जी की सेल कम होने लग गई। फिर किसी ने कहा सेठ जी ऑनलाइन बेचो, ऑनलाइन। तो उन्होंने ये कहा कि किसी से बात की कि यार तू हमारा माल ऑनलाइन बेच देगा क्या, मैं डिलीवरी करवा देना, हम तेरे को दे देंगे माल। नहीं, तो वो बोला मैं तो सस्ते में, मेरे को तो डिस्काउंट दो, मेरे को तो इतना % डिस्काउंट दोगे तब तो मैं माल बेचूंगा। मतलब वो जो ऑनलाइन वाला बोला कि मेरे को तो सस्ते में माल दोगे तो मतलब आपका सामान सस्ते में दोगे तो ही बेचूंगा, नहीं तो नहीं बेचूंगा। सेठ जी कहते नहीं यार ये क्या बात हुई है, तो इतना डिस्काउंट मांगता है यार, ये कोई हमारी जो ब्रांड है ना वो ख़राब होती है, हम तो जैसा है वैसे ही बेचेंगे। अब आप ऐसे आदमी को जो के पास आपको कोई लेके गया, एक आदमी इस दुकान वाले के पास आपको कोई लेके गया, यार इनके साथ पार्टनरशिप कर लो आप, तो आप क्या कहोगे, अरे यार इसकी तो सेल ही नहीं है, क्या पार्टनरशिप करके करूँगा, क्या खाऊंगा, ये क्या खाएगा और मैं क्या खाऊंगा, सेल तो हो रही नहीं, पब्लिक तो पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन खा रही है और ये कह रहा है मेरे तो, मैं तो करूँगा ही नहीं, चेंज ही नहीं करूँगा, फिर मैं काहे को इसमें पार्टनरशिप लूँगा। बिल्कुल एग्जैक्टली ये की स्थिति जो मैंने कहानी बताई है ना आपको, यही रिलैक्सो फुटवियर में हो रही है। नाम बड़े और दर्शन छोटे। बड़ी कंपनी थी, कभी कभी ज़माने में लीडर थी, आज भी बड़ी कंपनी है, लेकिन इसके हाथ से वो जो लीडरशिप का जो टैग है ना वो फिसलता हुआ हो रहा है। इसकी सेल जो है ना वो ऑलमोस्ट फ्लैट है। 3-4 सालों में भी कोई 5-7% इसकी सेल बढ़ी है। वॉल्यूम ग्रोथ यानी कितनी चप्पलें इन्होंने बेची, कितने जूते चप्पल की जोड़ी इन्होंने बेची,
वो भी इनकी घट रही है। क्यों घट रही है, इसका कारण जानते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि कोविड के टाइम पर कई गलतियां इनसे हो गई और मुझे ऐसा लगता है ये मैनेजमेंट बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो चुका है अब तक, इनको समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। तीसरा कारण जो मुझे लगता है कि देखिए, ये जो प्रमोटर के जो संतानें हैं, मतलब उनके जो बच्चे हैं, अब जो CMD बने हुए हैं, उनका नाम दुआ है, दुआ साहब है, तो वो ही वॉज बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून इन माउथ, मतलब अमीर परिवार में पैदा हुए। तो जो गरीब होता है ना, या जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर होता है, जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर होता है, उसके अंदर से आग जल रही होती है कि मेरे को तो कैसे भी करके, कैसे न कैसे करके जो है ना, दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना, पैसा कमाना है। अब ये एंटरप्रेन्योर तो मुझे ऐसा लगता है ये सोचता है मेरा तो रिलैक्सो ब्रांड है और मेरा तो जैसे चल रहा है ना वैसे ही चलेगा, और देखना चलेगा ये। अरे भाई, कब चलेगा? तो मैं आपको ये इंट्रोडक्शन में ये सब बता दिया। अब मैं इसका कारणों की बात बताता हूँ कि इसके साथ क्या हुआ। तो मैंने जैसे बात बताया कि कोविड में इनकी दुर्गति शुरू हुई। तो क्या हुआ कि कोविड के टाइम में रॉ मटेरियल की प्राइसेस काफ़ी बढ़ गई। अब काफ़ी बढ़ गई रॉ मटेरियल की प्राइसेस, तो अब चप्पल ये बेचते हैं, वो लो, पहली बात तो चप्पल बनाते हैं और लो प्राइस रेंज में चप्पल बनाते हैं। 100 रुपये की, 125 रुपये, 150 रुपये की चप्पल बनाते हैं। अब चप्पल आपने 150 रुपये की बना दी, रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ गई, जो रबड़ वगैरह होता है उसकी प्राइस आपकी बढ़ गई कोविड के दौरान। तो अब आप कस्टमर को तो पास ऑन कर नहीं सकते, ये तो कह नहीं सकते भाई रॉ मटेरियल की प्राइसेस हो गई, तब ऐसा करो कि मैं तो 100 रुपये की चप्पल पे 50 रुपये बढ़ा देता हूँ। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि 50% इंक्रीज तो न्यू कस्टमर देगा ना आपको। तो यही इनके साथ हुआ। तो इन्होंने प्राइस इंक्रीज़ नहीं किया, अच्छी बात है। रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज़ हो गई, बहुत बढ़िया बात है, कोई बात नहीं, चलो टेम्परेरी फेज़ है, रॉ मटेरियल की प्राइसेस कम हो जाएंगी। फिर क्या हुआ कि ये जो इन्होंने क्या किया, ये सोचा कि अब ये जो इतना महंगा हो गया ना, तो मैं इसको इकट्ठा कर लेता हूँ। मतलब मैं रॉ मटेरियल क्या पता और महंगा हो जाएगा, तो मैं इसकी इन्वेंट्री बिल्डअप कर लेता हूँ। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारा रॉ मटेरियल चप्पलों के लिए बिल्ड कर लिया। और वो बिल्ड कर लिया तो हुआ क्या, उधर रॉ मटेरियल के दाम घट गए। अब ये डबल मुसीबत हो गई। मतलब आपने पुराना जो माल लिया ना, पुराना इन्वेंट्री जो आपके पास रॉ मटेरियल की पड़ी हुई है, वो तो महंगी है और बाज़ार में सस्ती हो गई। आप समझ गए, रॉ मटेरियल सस्ता हो गया बाज़ार में, लेकिन इनके गले में जो पड़ा हुआ है ना, वो जो इन्होंने इकट्ठा कर लिया, वो पुराना बढ़ी हुई कीमत का इनके पास माल पड़ा हुआ है। अब क्या करें, अब डबल मुसीबत, चप्पल बाज़ार में सस्ती हो रही क्योंकि रॉ मटेरियल सस्ता है, और ये चप्पल बेच नहीं सकते सस्ते में, तो मार्जिन कम हो गए। फिर जो तबका है, जो इनका जो क्लाइंट है, इनका जो मेन क्लाइंट है, वो लोअर मिडिल क्लास है, तो वो 100, 150, 200 रुपये की चप्पल पहनता है। तो वो जो चप्पलें पहनता है, तो उनके साथ ये है कि जब रॉ मटेरियल की प्राइसेस सस्ती हुई तो बहुत सारे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले लोग थे वो आ गए। यानी कि जैसे लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो अपन करते हैं बिना ब्रांड वाली, वो वाले लोग आ गए। वो चप्पल, वो लेदर की, वो रबड़ की शीट्स ला के और वो मैन्युफैक्चर करने लग गए चप्पलें, वो और भी सस्ती पड़ती थी। तो ये इनके साथ मुसीबत हो गई कि वो और सस्ती बेचने लग गए। कस्टमर इधर तो क्या हुआ, रॉ मटेरियल की प्राइसेस आपने बढ़ी हुई ले रखी हैं, तो आप प्राइसेस चप्पलों की अपनी बढ़ा नहीं सकते, इधर अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कंपटीशन। तीसरी मुसीबत और हो गई। तीसरी मुसीबत ये हो गई कि इनके सरकार ने कह दिया, साहब जिसको ISI मार्का बोलते हैं ना, वो वाला, कि आपको BIS वो मार्का आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, पहले ISI बोलते थे, अब BIS हो गया, तो वो मार्का आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज वाले हैं, जो लोकल वाले हैं, लोकल चप्पलें जिनकी आती है, तो उनको तो कोई फ़र्क नहीं है, वो तो नहीं, वो तो ब्रांडेड, वो तो ब्रांड्स के ऊपर ही दंड है कि आपको ISI या BIS मार्का आपका लेना पड़ेगा। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो लोकल बनाते हैं, वो तो लेते ही नहीं है, तो उनकी चप्पलें और भी सस्ती पड़ती हैं। और मुसीबत कि सरकार ने 2 साल पहले ये कह दिया कि जो GST है, वो GST चप्पलों पे 5% से बढ़ाकर 12% कर दी जाएगी। ये और दिक्कत हो गई। अब सारी खिचड़ी ये है कि आप जो है ना, अब करो क्या। ना तो आप दाम बढ़ा सकते, दूसरी बात आपका कंपटीशन अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हो गया, तीसरी बात आपके इधर खर्चे बढ़ रहे हैं,
और मुसीबत हो गई। अभी थोड़े टाइम पहले सरकार ने ये कहा, इनके प्लांट में हंगामा हो गया, तो सरकार ने कहा कि इन लेबर जो आपके यहाँ काम करती है उसको मिनिमम वेजेस दो, आप कम से कम जो न्यूनतम मजदूरी है ना वो आपको देनी पड़ेगी। तो लेबर की रेट बढ़ा दी। अब रॉ मटेरियल की रेट बढ़ गई, लेबर की रेट बढ़ गई, पब्लिक लेती नहीं है। उधर जो यंगस्टर्स हैं वो लेते हैं बढ़िया वाली चप्पल, और चप्पलों से प्रेफरेंस चेंज हो रहा है स्नीकर्स पे, स्केचर्स के, और ये सब चीज़ों पे जो आप जानते हैं ना, जो पैरों में जो है बड़े कंफर्टेबल जूते आने लग गए आजकल। जूते नहीं बोलते उनको, वो एथलेजर है। मतलब आप स्पोर्ट्स शूज़ से भी लोग एथलेजर, यानी कि स्पोर्ट्स के शूज़ भी दिखें और कंफर्टेबल भी लगें और ट्रेंडी भी लगें। अब ये सारे घालमेल में ये हमारे रिलैक्सो वाले हैं ना, ये पीछे रह गए। अब इनको समझ में नहीं आता कि करें क्या। इधर तो इनके साथ डिलेमा ये है, इनके साथ उलझन ये है, समस्या ये है कि इधर तो मार्केट शेयर जा रहा है, यानी कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो इनसे मार्केट शेयर छीन रहा है। उनकी चप्पलें ज़्यादा बिक रही हैं, इनकी चप्पलें बिक नहीं रही हैं। दूसरी तरफ ये है कि लोगों की प्रेफरेंस चेंज हो रही है। तीसरी बात ये है कि रिलैक्सो की जो ब्रांड इमेज है वो एक तरह से चप्पल और लोअर क्लास चप्पल बनाने वाले की है। तब करें क्या? फिर मार्जिन को पकड़ें, यानी कि दाम बढ़ाएं अपने, मतलब मार्जिन को सेव करें या मार्जिन को प्रोटेक्ट करें अपने को, या मार्केट शेयर को लें। अगर मार्केट शेयर छीनेंगे तो मार्जिन कम करना पड़ेगा, और मार्जिन कम करें तो मार्केट शेयर छीनेगा, मतलब मार्जिन ज़्यादा करें तो मार्केट शेयर छीनेगा। अब इनको क्या है, इनको ये बिल्कुल कंप्लीटली कन्फ्यूज्ड हैं कि करना क्या है। फिर क्या है, किसी ने उनको कहा कि भाई तुम ऑनलाइन कर दो, तो ये कहते हैं कि साहब हमने तो वो बिग बिलियन डेज़ में और वो जो फ्लिपकार्ट का या अमेज़न का वो जो एक फेस्टिवल आता है उस पर हम गए थे, तो वो तो क्या करते हैं, वो तो अपनी मनमर्जी से वो काट देते हैं, अपना डिस्काउंट काट देते हैं। वो डिस्काउंट काट देते हैं, वो हमारी परमिशन के बगैर काट देते हैं, तो हमारा तो साहब नाम ख़राब होता है, क्योंकि हमारे जो रिटेलर है वो ये कहते हैं साहब हमसे तो ग्राहक लेता ही नहीं है। तो ऑनलाइन में भी इनके साथ ये मुसीबत है। फिर ये कहते हैं चलो हम तो ऑनलाइन भी बेच देंगे लेकिन डिस्काउंट नहीं देंगे, तो हम ब्रांड एज ए सेलर, मतलब खुद की चप्पलें उस प्लेटफॉर्म पे बेचेंगे ब्रांड के रूप में। मतलब हम ये कह देंगे ये साहब रिलैक्सो की चप्पलें हैं, तो ये हम इस पर्टिकुलर, मतलब आपके प्लेटफॉर्म अमेजन या फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म से हम बेच देंगे, लेकिन हमारा जो काम है ना वो डिस्काउंट वाला काम नहीं होगा। जैसे आप हम ही कह देते हैं कि अब बिग बिलियन डेज में हमारे माल लगा दो, तो ये कहते हैं डिस्काउंट पे करेंगे, डिस्काउंट पे बेचेंगे। तो ये सारी चीज़ें इनके साथ ये समस्या हो गई। कंप्लीटली कंफ्यूज्ड मैनेजमेंट है, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। कभी कहता है ऑनलाइन में आऊँगा, कभी कहता है ऑफलाइन में आऊँगा, कभी कहता है ऑफलाइन को प्रोटेक्ट करूँगा, कभी कहता है ऑनलाइन में आगे बढ़ूँगा। इनको समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है। इनका फोकस अब मार्केट के टच में रहना है, मतलब ये चाहते हैं कि मार्केट के टच में रहें, हम ये जानें कि आखिरकार कस्टमर्स के टेस्ट और प्रेफरेंसेस क्या क्या हैं। अब इनकी स्ट्रेटेजी ये है इन सबसे मुसीबत से पार पाने के लिए कि मैं देश के हर ज़िले में मेरा डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर हो, ताकि क्या कस्टमर तक पहुंच बने। लेकिन समस्या क्या है कि ग्राहक जो है ना, ग्राहक, इनका जो ग्राहक है वो गरीब है, लोअर मिडिल क्लास है और लोअर क्लास है, तो वो तो जहाँ सस्ता माल मिलेगा वहाँ जाएगा ना। डिस्ट्रीब्यूटर और वो रिटेलर क्या करेगा? फिर ये कह रहे हैं कि हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, तो एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे तो आपकी ब्रांड बिल्डिंग कैसे होगी? फिर ये कहते हैं कि साहब हम जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट करने की जगह हम रिटेलर को स्कीम चलाएंगे। जो स्कीम समझते हैं ना आपके, जैसे अगर आप 100 डिब्बे लोगे तो आपको 1 डब्बा 2 डब्बा फ्री, या आपको बैंकॉक थाईलैंड पटाया की यात्रा कराएंगे, या आपको गोवा ले जाएंगे घुमाने के लिए, वो वाली स्कीम्स हम देंगे आपको। तो स्कीम देंगे। फिर कहते हैं हम प्रिंट ऐड नहीं करेंगे, टीवी ऐड नहीं करेंगे, हम तो ऑनलाइन ऐड करेंगे। अरे भाई सही है, तब आप ऑनलाइन ऐड करने के लिए तो आप बोल रहे हो, हमने मान लिया आप ऑनलाइन ऐड करने के लिए बोल रहे हो, लेकिन आप ऑनलाइन सेल भी तो करो। आप तो कहते हो नहीं नहीं हमारा तो जनरल ट्रेड चलेगा, जनरल ट्रेड मीन्स रिटेलर के थ्रू, बट पब्लिक तो छानी है। पब्लिक कहती है मैं तो ऑनलाइन में सस्ती मिलेगी दूसरे ब्रांड की ले लूंगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, चप्पल ही तो है।
कौन सा मुझे पार्टी वियर पार्टी में पहन के जाना है या ऑफिस में पहन के जाना है, यहाँ से बाथरूम तक के जाना है या ज़्यादा से ज़्यादा पड़ोसी तक के जाना है, इधर उधर घूमने के लिए। अब मैं कोई आजकल तो घूमने के लिए भी कोई मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक के लिए भी कोई चप्पल इस्तेमाल नहीं करता, सब जूते इस्तेमाल करते हैं, और वो भी अच्छे मतलब कंफर्टेबल जूते। जमाने गए वो जब लोग बाग जो है ना वो स्पोर्ट शूज़ पहन के जाते थे, अब तो ट्रेंडी जूते जाते हैं, चाहे महिलाएं चाहे पुरुष चाहे बच्चे। हाँ, अब इन्होंने एक और अच्छा काम किया कि इन्होंने बच्चों के लिए भी जूते निकालने शुरू करके, लेकिन बच्चों के लिए जो जूते ये निकाल रहे हैं वो बहुत लिमिटेड वर्जन है, यानी कि बहुत लिमिटेड इनका रेवेन्यू उससे आता है, क्योंकि बच्चों के जूतों के लिए फेमस ही नहीं है ये। आप ब्रांड बिल्डिंग करोगे नहीं बच्चों के लिए, है ना, आप अपनी इमेज वही चप्पल वाली रखोगे। हालांकि ये एडवर्टीजमेंट करते हैं जिसमें अक्षय कुमार और सलमान खान इनका ब्रांड एम्बेसडर है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरी बात, बार बार अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं। अरे स्ट्रैटेजी जो है आप एक रखिए, आप तय कर लीजिए कि आप मार्केट शेयर लेना चाहते हैं या आप मार्जिन प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और ये तो क्या है कि ये तो ऐसा मैदान हो गया जिसमें मतलब आप डॉग ईट डॉग वाला मामला हो गया, कुत्ता कुत्ते को खा रहा है, मतलब भयंकर कंपटीशन हो रहा है। पहले थी मोनोपोली, अब इस शेयर में एक फंड मैनेजर है जो सौरभ मुखर्जी, मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के चीफ हैं वो, आप जानते होंगे, नाम आप अच्छे से सुना होगा आपने। उन्होंने साहब कई साल पहले बड़ा इसका प्रचार किया कि ये चप्पल ऐसा है, और एक दिन एक कॉन्फ्रेंस में चले गए, उसमें एक चप्पल अपने पैरों में चप्पल यही पहन के गए और उसको दिखाया उन्होंने बाकायदा। यूट्यूब पे वीडियो है, आप देख लीजिएगा कि ये जो चप्पल है ना ये मोनोपोली चप्पल है, और बड़ी उसके कसीदे पढ़े। अब आप पब्लिक में कसीदे पढ़ोगे, आप तो लेके बैठे हो, आपने पहले ले लिया तभी तो आप उसके कसीदे पढ़ रहे हो। लेने से पहले कसीदे पढ़े क्या आपने कि मैं ये लेने वाला हूं? उसकी तारीफ आपने कब की भाई? यूट्यूब पे या किसी कॉन्फ्रेंस में आपने उसकी चप्पल की तारीफ तभी की ना कि मैं जब ले चुका हूं तब। आपने कहा मैं केस स्टडी के रूप में दिखा रहा हूं, और बड़ा आपने ड्रामा किया, और उसके बाद आप निकल गए वहां से। और वो रिटेलर को तो आपने उस टाइम तो कॉन्फ्रेंस में जाके जानकारी नहीं दी आपने कि भाई मैं यहां से निकल रहा हूं, वो रिटेलर फंस गया। भाई रिटेलर की तो आपका तो 24 घंटे का काम है एनालिसिस करना और आप मार्केट देखना। वो बेचारा रिटेलर तो सुबह से शाम तक नौकरी करता है और रात को आके घर के चूल्हे चौके का अपने घर के राशन पानी का इंतजाम करता है। वो कहां से देखेगा ये सब कुछ? रिलैक्सो करके आपने तो चढ़ा दिया और सारा मीडिया रिलैक्सो कर रहा है। अरे कब रिलैक्स तो हमारा जो रिटेल इन्वेस्टर है ये रिलैक्स तो नहीं कर रहा ना, उसके तो गले में रह गया ना शेयर। अब उसके बाद तो 100 200 500 ही होंगे, लेकिन परेशान तो है ना। अब ऐसी स्थिति, और इस कंपनी की स्थिति मुझे सुधरती भी नहीं दिखती। उसका बड़ा क्लियर कारण मैं आपको बता रहा हूं। उसका क्लियर कारण यह है कि मैनेजमेंट एकदम कंफ्यूज्ड है, उसका पेट भरा हुआ है, और जिसके जिगर में आग होती है ना वो कैसे भी करके मैदान जीत के लाता है। एक गरीब का बच्चा होगा ना, और उसको जब एग्ज़ाम देने का या किसी नौकरी लगने की, जब उसको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ऐसा पढ़ाई करता है उसको। आप गर्मी सर्दी बरसात, मैंने देखे हैं ऐसे बहुत बच्चे, गर्मी सर्दी बरसात में भी वो आपको कुछ नहीं मांगेगा आपसे, पंखा भी नहीं मांगेगा, और पढ़ाई करेगा वो। और एक अरबपति का बच्चा, करोड़पति का बच्चा, वो कहेगा जरा सा कुछ हो गया, बोले ये तो गर्मी लग रही, मैं तो पढ़ नहीं पा रहा, एसी चलाओ ना आप, 18 डिग्री टेम्परेचर करो इस पर, मैं गर्मी के मारे तड़प रहा हूं। तो वो स्थिति ये है कि ये जो मुझे ऐसा लगता है, ये जो एंटरप्रेन्योर है ना, मतलब ये जो एमडी साहब हैं और इनके जो परिवार के सदस्य हैं, ये लोग, इनका पेट अच्छे से भरा हुआ है। तो ये क्या है कि चीज़ों को लाइटली ले रहे हैं कि जब तक इनकी दुकान चल गई, जब तक अपने आप ब्रांड चल गया तब तो चल गया, लेकिन अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। इसलिए कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करना बेकार है। आप मेरी इस वीडियो को, पहली बात तो कोई खरीद या फरोख्त की राय ना समझें। आपको मैंने फैक्ट्स रख दिए आपके सामने, और आप अपने आप निर्णय लें कि क्या वो सेठ जी वाला एग्जाम्पल ले लें, वो जो अभी मैंने शुरू में एग्जाम्पल दिया है कि ऐसी कंपनी में आप साझेदारी करोगे क्या, पार्टनरशिप करोगे क्या उससे, क्या यार मुझे कुछ मुनाफा मिलेगा क्या?
अगर पार्टनरशिप करनी है और पैसा मिल है आपके पास, जेब में आपके पैसा है, तो बहुत सारी दुकानें, कहीं पार्टनरशिप कर लेना आप। मना है क्या? मतलब इसका भविष्य तो मुझे कुछ दिखाई दे नहीं रहा, और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। आप पहले मोनोपोली थे, अब नहीं है। अब आपको अगर कुछ करना है तो आपको सर पे कफन बांधना पड़ेगा। मैं प्रमोटर की बात कर रहा हूँ, मतलब हर सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन जब प्रमोटर बांधे फिर कफन, हम क्यों बांधे भाई? प्रमोटर के पास तो 71% है, वो तो खा पी भी लिया, अच्छी प्रॉपर्टी भी बना ली होगी, सब कुछ कर दे उसको, अब कंपनी नहीं भी चले तो क्या फ़र्क पड़ता है, उसकी ज़िंदगी तो हो गई पूरी। अरे मुझे तो मेरे बच्चों का पेट पालना है। खैर, फाइनेंशियल्स की बात करें, 13,200 करोड़ का मार्केट कैप है, ROE केवल 10%, 10.5% है। देखो आप, 10.5% के ROE में काम चला रहा है, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना है। फिर प्राइस टू अर्निंग देखिए आप, 73 का प्राइस टू अर्निंग है, 73 का। मतलब ग्रोथ है नहीं आपकी कंपनी में, और मैं आपकी EPS से, यानी आप जितना कमा रहे हो उससे मैं 73 गुना एक्स्ट्रा पैसा दूं, ये मेरा कब वसूल होगा? ये 73 गुना जो मैं पैसा दे दूंगा कब वसूल होगा मेरा? होगा नहीं ना, ये दिक्कत है। फिर डेट नहीं है, कर्जा नहीं है इनके पास, और पब्लिक के पास जो है ना करीब करीब 15% है, और DII और FII के पास बाकी है। तो 71 + 15, और जो बाकी जो 100 में से घटा देंगे तो उतना जो है ना DII और FII के पास है। और देखो, कुछ भी होता रहे, मुझे मेरे पैसे से मतलब है। इस कंपनी में तो मुझे नहीं लगता, आज की जो सिनारियो है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, चीज़ें बदल जाएं। देखिए, चीज़ें डायनेमिक होती हैं, चीज़ें बदलती हैं, कहीं इनके स्ट्रैटेजी कोई सफल हो जाए, कोई और इनके भाग्य पलट जाए इनके। अभी इस एनवायरनमेंट में तो ये कंपनी पैसा बना के देगी ऐसा नहीं है। कभी ज़माने में ये मल्टी बैगर रही होगी, लेकिन आज की तारीख में तो ये इन्वेस्टर को मल्टी बैगर, वो भिक्षुक वाला, भिखारी वाला बैगर, वो बना के छोड़ेगी। ये मतलब मेरी समझ है। अब इनके नेटवर्क का डिटेल मैं बता दूं आपको, तो 650 इनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 70,000 इनके रिटेलर हैं, 403 इनके एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स हैं, और 34 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती हैं, 1300 डिज़ाइन है, और 30 करोड़ जोड़ी हर साल ये बनाने की क्षमता रखते हैं। ताकतवर नेटवर्क है इनका, ताकतवर नेटवर्क है, लेकिन समय की बलिहारी है। समय बड़ा बलवान, सब कुछ अच्छा है, धंधा नहीं चल रहा है। अब क्या करें? अगर आपको कोई आइडिया हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको किसी अन्य कंपनी के बारे में कोई विश्लेषण चाहिए, या किसी कंपनी में आपका पैसा डूब रहा है, तो उसके बारे में हमें लिखें। हम कोशिश करेंगे कि अच्छी से अच्छी रिसर्च करके आपके सामने लाएं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।